प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सबको मेरा ढेर सारा स्नेह। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो कक्षा 8वीं का मैं आपको इस अध्याय का वीडियो दे रहा हूं पढ़ने के लिए। अध्याय क्या है? चतुर्भुजों को समझना। लेकिन वास्तव में चतुर्भुज अब शुरू होने वाला है। चतुर्भुज अब आप पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बहुभुज के बारे में बताया। ठीक है, समबहुभुज, विषमबहुभुज, उत्तल, अवतल, ये सब आपको बताए। लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि बेटे, बिना क्रमशः पढ़े मनुष्य जीवन ही होता है यहाँ आकर के कर्म करने का। मैं अक्सर अपनी कक्षाओं में बच्चों से कहता रहता हूं कि ये करो, वो करो, इधर करो, उधर करो, इतना करो, जितना करो, ऐसा करो, वैसा करो, जैसा करो, लेकिन ध्यान रहे कि माँ की कोख न लजाए और वतन पर आँच न आए। ये हमें ध्यान रखना है। तो मानव जीवन कर्म करने के लिए है। मेरा ऐसा मानना है, आप खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, धीरे धीरे ये गणित हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रखा है यू कैन डू मैथ्स। आप गणित कर सकते हैं। फिर मैं लास्ट में वीडियो के वो लिंक भी आपको समझाऊंगा कि अगर आप मेरी वीडियो, चूंकि सब्सक्राइब बहुत कम है तो वीडियो आपको दिखता नहीं होगा, तो आपको मैं लिंक बताऊंगा, आप उस पर लिखेंगे तो फिर ये आपको क्रमशः मिलेगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। चतुर्भुज परिभाषा लिखी है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को, ये 4 भुजाओं का ये बंद आकृत चतुर्भुज है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के यहाँ पर प्रकार आपको मैंने लिखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। चतुर्भुज के प्रकार, पहला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के 3 भेद। फिर है समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग, आयत, पतंग। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, नाम में ही हर चीज की परिभाषा होती है। नाम में ही चतुर्भुज, उसके नाम में ही मतलब है। अगर उसके नाम को आप समझें, इसलिए कहा जाता है कि अपनी मातृभाषा में बातें ज्यादा समझ, नाम को ही समझे तो आपको परिभाषा याद करने की जरूरत, उसको समझ भर लें। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज नाम में ही है। समलंब, सम माने बराबर, लंब। ठीक है, थोड़ा सा उदाहरण देख लें। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? अब क्रमशः सुनते जाइएगा। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज जिसमें एक भुजा का युग्म आपका समांतर हो। ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज का एक भुजाओं का युग्म समांतर हो। ये डीसी और एबी ये समांतर है। आप समांतर जानते होंगे। समांतर क्या? ऐसी 2 रेखाएं जो अनंत तक जाएं और एक दूसरे को काटे ना, प्रतिच्छेद ना करें, उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ये डीसी और ये बी, ये जहां तक जाएगी, एक तो ये विशेषता परिभाषा हो गई समांतर रेखाओं की। ऐसी 2 रेखाएं जो अनंत तक जाए लेकिन एक दूसरे को काटे ना, प्रतिच्छेद ना करे। या तो ये भी कह सकते हैं कि समांतर रेखा वो रेखा है जिसके सम्मुख बिंदुओं की समानता, जिनका सम्मुख बिंदु एक समान हो तमाम, जैसे ये तमाम डिस्टेंस, दूरी इक्वल। ठीक है, सम्मुख बिंदुओं की दूरी, ये सम्मुख बिंदुओं को मिलाने पर जो दूरी है, ये हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर ये दूरी बराबर होती है। ठीक है,
तो अब आ जाए किसमें, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्या, इसमें ए बी समांतर डीसी है। ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज। ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ठीक है, ये मैंने बताया कि इसका ये समांतर है। एक युग्म भुजाओं का असमांतर होता है, उसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसके तीन प्रकार। विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। एक भुजा का युग्म समांतर तो होगा, लेकिन उसकी सारी भुजाएं विषम बाहु होंगी, अर्थात ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चार, तो समांतर तो ये हैं, लेकिन ये चारों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। विषम बाहु समलंब चतुर्भुज, नाम में ही है विषम बाहु। विषम माने अलग अलग, जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग माप की हो, लेकिन ध्यान रखिएगा एक युग्म उसका समांतर होगा ही, वो हो गया विषम बाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसके बाद सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कौन, असमांतर। ठीक है, जिसकी दो, ऐसा ये हो गया समांतर, और फिर ये एक भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, इसकी ये असमांतर भुजाएं बराबर होगी। ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, जिसका एक भुजाओं का युग्म तो समांतर है, लेकिन असमांतर जो भुजा का युग्म है वो बराबर है, इसीलिए इसको कहा गया समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। है ये समलंब चतुर्भुज, लेकिन समद्विबाहु, जो असमांतर भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। यहां समांतर कौन है, रेखाएं ए बी समांतर है सी डी के, लेकिन ए डी यहां बराबर है बी सी के। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसे समलंब चतुर्भुज को समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आया समकोण समलंब चतुर्भुज। ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसके कम से कम दो कोण समकोण हो। कैसे, ये देख लें आप, ये क्या हो गया, ए बी सी डी, इसका ये कोण समकोण है, ये कोण समकोण है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और ये भुजा यानी ए बी डी सी असमांतर है और ए डी बी सी समांतर है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज के एक भुजा का युग्म समांतर होता है, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो समकोण समलंब चतुर्भुज किसको कहा गया, ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसके कम से कम दो कोण समकोण हो, उसे समकोण समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा अपनी किताब में, ये सब दिन काम आएगा। यही छोटी छोट आगे चलकर जब आपसे नहीं आती है तो परेशानी होती है, मैं इसको समझता हूं, तो ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद आ गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, अब देखिए आपकी पुस्तक में चतुर्भुज के बारे में सारी विशेषताएं लिखी हैं, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं। ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या, जिसके दोनों भुजाओं का युग्म समांतर हो और बराबर हो। देखें यहाँ ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों भुजाओं, दोनों युग्म, भुजाओं के दोनों युग्म जिसके समांतर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल। यहाँ क्या है, ए बी पैरेलल, ए बी भुजा है, इसके सामने की ये सम्मुख भुजा डी सी है, तो ए बी पैरेलल डी सी ये हो गया, और ए बी बराबर डी सी सी डी।
ठीक है। ए बी इसके पैरेलल भी है, ए बी इसके बराबर भी। उसी तरह ए डी पैरेलल है बी सी के और ए डी बी सी के बराबर भी है, ए डी बी सी के बराबर भी है। तो समांतर चतुर्भुज क्या, जिसके दोनों युग्म, भुजाओं के दोनों युग्म समांतर भी हो और बराबर भी हो। ये लिखा मैंने, ए बी समांतर डीसी, ए बी बराबर डीसी, और हमने लिखा ए डी बराबर बीसी और ए डी समांतर बीसी और ए डी बराबर बीसी। ठीक है। जिसका विकर्ण, समांतर चतुर्भुज की अब विशेषता क्या है, जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है। ये जो विकर्ण, एसी एक विकर्ण है, एक बीडी विकर्ण है। विकर्ण आप समझते होंगे, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला ये रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो एसी इसका विकर्ण है और बीडी इसका विकर्ण है। ये एक दूसरे को बराबर भाग में काट, यानी ओ बराबर ओसी है, ओ बराबर ओसी है और ओ बी बराबर ओ डी है। ये समांतर चतुर्भुज में आप इस बात को समझ लें, कैसे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बराबर भाग में काटता है। ये बात समझ में आ रही। तो समांतर चतुर्भुज की अगर विशेषताओं की बात करें तो दोनों भुजाओं के युग्म पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए के सामने एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होने के साथ पैरेलल भी होती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात किसकी, समांतर चतुर्भुज। देखें, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, समांतर, ये आसन्न कोण आप समझते होंगे, ऐसे दो लगातार कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। ये ए बी भुजा ए कोण के लिए भी है, बी कोण के लिए, इसलिए ये कोण ए और कोण बी ये आसन्न कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग संपूरक होता है, अर्थात 180 अंश का होता है, यानी एंगल ए धन एंगल बी बराबर 180 अंश और उसी तरह लगातार जितने एंगल बी धन एंगल सी बराबर भी 180। ऐसा क्या, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग संपूरक होता है। अब देखें, अगर हम इसको तिर्यक रेखा मान लें, ए बी और डी सी, चूंकि ये समांतर है ही, और इसको हम तिर्यक रेखा मान ले, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के ये दो अंतः कोण जो है, इनका सम, इनका योग 180 डिग्री होता है। अब ये सभी में नियम काम करेगा, वर्ग में भी, आयत में भी, समचतुर्भुज में भी, समांतर चतुर्भुज में मैं समझा रहा हूं। ठीक, क्या, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री और कोण बी धन कोण सी बराबर भी 180 डिग्री, कोण सी कोण डी बराबर भी 180 डिग्री और कोण डी कोण ए बराबर भी 180 डिग्री। और इसमें नियम क्या काम कर रहा है, जब दो समांतर रेखा को, जब दो, अब अगर समांतर हम इसको मान लें, ए डी समांतर बी सी मान लें, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो इसका योग 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, समांतर चतुर्भुज आप समझ गए। समांतर चतुर्भुज जिसके दोनों भुजाओं का युग्म बराबर हो, समांतर हो, जिसके सम्मुख कोण बराबर हो, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो और जिनके आसन्न कोण का योग 180 डिग्री हो, तो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसके कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर।
ये समचतुर्भुज ए बी सी डी, समचतुर्भुज ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर है और इनके सम्मुख कोण भी बराबर है। इसको लिखें तो ऐसा, प्लीज यही ध्यान देना है। अब इसको हम क्या लिखें, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर। अपोजिट यानी सम्मुख भुजाएं इसकी समांतर होती हैं, क्या, ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, ठीक है। अब यहां एक इस समचतुर्भुज में एक महत्वपूर्ण बात समझनी, इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये कोण कितने का हो गया, 90 का, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90। इसमें इंपॉर्टेंट क्या समझना है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात एक दूसरे पर ये लंब होते हैं, लंब 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। समद्विभाजित तो करते ही हैं विकर्ण, लेकिन 90 अंश के कोण पर ये समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित आप समझ गए होंगे, ये एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं, जैसे ये OA बराबर OC, OB बराबर OD, ये बात समझ में आई। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, और वो समांतर चतुर्भुज वाली ये विशेषता क्या, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये बात समझ में आई। ये समचतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार से वर्ग, अब वर्ग पे आ जाते हैं। आपके किताब में इसकी विशेषता लिखी है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। यही सारी विशेषता। अब ये वर्ग बन गया, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, तो सम्मुख भुजा तो बराबर ही होगी, चारों भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर भी बराबर, चारों भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजा भी बराबर है। अब वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ये 90 अंश के, ए भी 90 अंश का, बी भी 90 अंश का, सी भी 90 अंश का, डी भी 90 अंश का। अब ध्यान देना, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी AC बराबर BD, ये बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित आप समझ, यहां से ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, ठीक है। ओ ये बिंदु हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, तो OA बराबर OC, OB बराबर OD, और ये कोण 90 डिग्री। अब ध्यान देंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब वर्ग में समचतुर्भुज में अंतर क्या हुआ, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं और साथ में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर बराबर विभाजित भी, समद्विभाजित भी करते हैं। तो समचतुर्भुज और वर्ग में दो अंतर हुआ, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं।
और समानता क्या है वर्ग और समचतुर्भुज में? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये समानता है। ठीक है, तो वर्ग आप समझ गए। वर्ग क्या? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं, इनके विकर्ण बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब आ गया आयत। आयत सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये आयत हो गया। ए बी सी डी ये आयत हो गया। ये बराबर है और समांतर भी है। ठीक है, ए डी और बी सी बराबर भी है, समांतर भी। ठीक है, और आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वाला ये नियम सभी में लागू होगा। क्या? आसन्न कोण का योग संपूरक 180 डिग्री होता है, वो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो। ठीक है, क्योंकि सभी में पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखा होती, ये समांतर रेखा और ये तिर्यकछेदी रेखा हुई, तो ये एंगल ए एंगल बी, कोण ए कोण बी का संपूरक होगा। तो आयत को फिर एक बार समझ लें। आयत की जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और आयत में आसन्न कोण का योग भी 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आयत। आपकी पुस्तक में लिखा है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि विकर्ण क्या है, समद्विभाजित कैसे करता है, मैं आपको समझा। इसके बाद आ गया पतंग। तो पतंग क्या है? पतंग भी एक चतुर्भुज है, लेकिन पतंग की आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसको हम ए बी सी डी से प्रदर्शित करें तो यहाँ ए बी बराबर ए डी है, ये आसन्न भुजा है, ए डी और ए बी ये आसन्न भुजा है। तो आसन्न भुजा के दो योग बराबर होते, डी सी और बी सी, ये इसके बराबर। ठीक है, आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। दूसरा, पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ठीक है, पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी कि AC विकर्ण इस पतंग का BD को समद्विभाजित करता है, यानी OD बराबर OB। ठीक है, AC विकर्ण BD को समद्विभाजित करता है, अर्थात OD बराबर OB, लेकिन OC बराबर OA नहीं होता। इसलिए कहा गया कि पतंग के विकर्ण एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, या कि कहें पतंग के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पतंग। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपने समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, पतंग, इन सब के बारे में सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इन सब की विशेषताओं को किताब से याद कर लिया तो जो आगे सवाल आपके आएंगे बड़े सिंपल सवाल हैं। एक बार इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको समझाना चाहता हूं, ये सभी में लागू होगा। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो अगर ये और ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो ये कोण और इस कोण को इसको तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण करेंगे तो इनका योग 180 डिग्री होगा। तो
समांतर चतुर्भुज के भी आसन्न कोण का योग 180 डिग्री, आयत के भी आसन्न कोण का योग 180 डिग्री, समचतुर्भुज के भी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री माने संपूर्ण वर्ग के भी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। कृपया क्रमशः आप वीडियो देखिएगा तो आपकी बात ज्यादा समझ में आएगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी क्लास की फीलिंग दूं, आपको लगे कि क्लास में थोड़ा सा, मुझे आज भी लगा कि मैं थोड़ा जल्दी में हूं, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि जल्दी से जल्दी कम समय में आपको सारी बात समझा दूं। लेकिन बेटे अब एक यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देनी है बात, वो बात ये कि चूंकि मेरे वीडियो के अभी सब्सक्राइबर कम है, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में मेरा ये चैनल ना दिखाई दे। तो मेरे चैनल का नाम क्या है? यू कैन डू मैथ्स। मेरे चैनल का नाम क्या है? यू कैन डू कैपिटल में मैथ्स, यू कैन डू मैथ्स, ये मेरे चैनल का नाम है। अगर मेरा चैनल के वीडियो आपके मोबाइल में ना दिखाई दे तो इसके लिए जहां आप लिख करके किसी चैनल का नाम ढूंढते हैं उसी पर आप ये लिंक लिख दीजिएगा, क्या? @तोमर, इस तरह से, ये कि इसमें कैपिटल है बाकी स्मॉल है, एस इसमें कैपिटल है बाकी स्मॉल है, फिर डैश करके जेड इसमें स्मॉल है, 3 और क्यू भी स्मॉल है। ये लिंक आप डालेंगे तो मेरा वीडियो सामने आ जाएगा। मैं पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि क्रमशः मेरे वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, आपको क्लास की फीलिंग आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आप अपनी समस्या प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं मेरे बच्चे उसको देख रहे हैं, किसी को कुछ फायदा हो रही है कि नहीं, मैं ये चाहता हूं। इसलिए प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। आप खुश रहें, आनंदित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।